जय हिंद टू ऑल माय रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ गोविला क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं दिल्ली पुलिस में मोर देन 7,000 से ज़्यादा पद हैं, तो सभी एस्पिरेंट्स के लिए बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है, एक मौका है, राइट। तो गोविला क्लासेस कहीं पर भी कुछ कमी नहीं रखना चाहता है। तो आइए मैं अपने विषय से शुरू करता हूँ, और जो मेरा विषय है वो है आपका भारतीय राज्य व्यवस्था। आप जानते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिलते हैं इससे संबंधित, राइट। तो चिंता ना करें, दोनों ही माध्यम हैं, इंग्लिश हिंदी में आपको बताया जाएगा और नोट्स भी आपको इंग्लिश हिंदी में दिखाई देंगे। तो आइए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं बताना चाहता हूं, मेरा प्रयास है कि आप हर स्लाइड में पिक्चर देखेंगे और पिक्चर को लॉजिकली जोड़ा गया है, और इसलिए जोड़ा गया है क्योंकि उसको हम लॉजिकली भी समझेंगे, जिससे कि आपको लंबे समय तक जो भी मैं बताऊँगा वो आपको याद रहे, राइट। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर आपको दिखेगा कि जो ये राइट साइड पिक्चर दिखेगी। हम पहले पिक्चर की बात जरूर करेंगे। पिक्चर में आपको सुप्रीम कोर्ट दिख रहा है, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है या माननीय उच्चतम न्यायालय है, जो दिल्ली में है, आप सभी जानते हैं। अब ये पिक्चर मैं क्यों लेके आया हूँ, देखिए यहाँ पर एक प्रश्न है आपके सामने कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी। तो आंसर है इसका कलकत्ता। इंग्लिश में भी देखेंगे, वेयर वॉज द सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश्ड बाय द रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसका आंसर है कलकत्ता इन 1774। आइए एक बार बात कर देते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 क्या था, ये क्यों आया था। आप जानते ही हैं कि भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन किया था। अब हुआ क्या कि ये जो ऑफिसर्स थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, ये काफ़ी भ्रष्टाचार कर रहे थे, करप्शन कर रहे थे। अब करप्शन से मेरा क्या तात्पर्य है कि ये जो भी पैसा ले रहे थे, उस पैसे को ये निजी व्यक्तिगत रूप से इस्तेमाल कर रहे थे, कंपनी के खाते में नहीं दिखा रहे थे। और अंत में क्या हुआ कि कंपनी को इन्होंने लॉस पे दिखाया और ब्रिटिश सरकार से पैसे की मांग करी कि हमारी कंपनी डूब रही है, आप हमें पैसा दे दीजिए। और ब्रिटिश सरकार को पता था कहीं ना कहीं जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो काफ़ी भ्रष्टाचार कर रही है, इसीलिए जो ब्रिटिश सरकार है उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को काबू में करने के लिए एक अधिनियम पारित किया, जिसे हम कहते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773। नाम से ही पता चल रहा है, रेगुलेटिंग, किसी को काबू करना। अब मुझे उम्मीद आप समझ पाए होंगे, ब्रिटिश सरकार किसको काबू पे कर रही है, ईस्ट इंडिया कंपनी को, जो भारत में शासन कर रही है। अब यहां पर हम देखेंगे कि इसमें काफी नियम थे। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट आपका जो नियम है वो ये है कि जो गवर्नर ऑफ बंगाल थे इस समय, जो थे वॉरेन हेस्टिंग को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया, यानी कि उनका पद जो है अब उसमें जनरल भी जोड़ दिया गया है, तो उनका पद थोड़ा बढ़ा दिया गया है। तो यहां पर आपने एग्जाम वाइज ये याद रखना, आपसे पूछा जाएगा बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन बने, तो आप कहेंगे वॉरेन हेस्टिंग। यही प्रश्न आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था, तो आप कहेंगे वॉरेन हेस्टिंग, क्योंकि जो पहला है उसने जो पहली शुरुआत थी गवर्नर की वो अंत हुई, तभी हमें एक गवर्नर जनरल मिलता है। गवर्नर ऑफ बंगाल का पद जहां खत्म होता है वहीं से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का पद शुरू होता है, इसीलिए आखिरी गवर्नर ऑफ बंगाल वॉरेन हेस्टिंग, पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉरेन हेस्टिंग। अब इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट नियम था इस अधिनियम में, 1773 वाले, इसमें था कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाएगी, और इसीलिए एक वर्ष बाद यानी कि 1774 में सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया जाता है। कहां पर यह किया जाता है, कलकत्ता में। और इसके पहले जो मुख्य न्यायाधीश बने थे वो बने थे एलिजा इम्फे। मैं लिख देता हूं, एक सेकेंड, एलिजा इम्फे, ये बात आपने याद रखनी। अब देखिए प्रश्न आता है, जो आज का सुप्रीम कोर्ट है जो कि दिल्ली में है, क्या इसकी उत्पत्ति यहीं से हुई थी? क्या जो जेनेसिस है, हमारे जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो दिल्ली में है, उसका जो बर्थ हुआ है वो यहीं से हुआ है? तो इसका आंसर है नहीं, ये नहीं है। हमारा जो सुप्रीम कोर्ट आज का दिखता है उसकी उत्पत्ति होती है फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया से। आई रिपीट, फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया। मैं लिख देता हूं, फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया। ये बनाया गया था 1937 में, 1937 में ये बनाया गया था। किस अधिनियम द्वारा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935।
याद रखेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में एक नियम था कि फेडरल कोड बनाया जाए। इसीलिए 2 वर्ष पश्चात, क्योंकि बनाने में समय लगता है, 2 वर्ष पश्चात 1937 में फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया बनाया जाता है और यही आगे चल के आज़ादी के बाद बनता है हमारा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। तो यहां आपने ये बात याद रखनी है। तो यहां पर आपने देख लिया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये हमें समझ में आ गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम द्वारा प्राप्त हुआ? बाय विच एक्ट डिड इंडियन गेट द राइट टू पार्टिसिपेट इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया? तो यहां पर यह कहा जा रहा है कि जो भारतीय हैं उनको पहली बार भारत का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो प्रशासन है, उसमें भाग लेने का अधिकार मिला। अब आप देखिए यहाँ पर ऑप्शन में मैंने इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 भी लिखा है और चार्टर अधिनियम 1833 भी लिखा है। अब ये क्यों लिखा है? जानबूझकर लिखा है क्योंकि हमारे 2 प्रसिद्ध राइटर हैं जिनकी किताबें आती हैं। एक हैं लक्ष्मीकांत, आप सभी जानते होंगे, और एक हैं आपके महेश कुमार बर्णवाल, जिसे हम बर्णवाल की किताबें कहते हैं। तो जब बर्णवाल की किताब जब आप पढ़ते हैं तो वहां पर आपको इसका जो उत्तर मिलेगा वो चार्टर अधिनियम 1833 मिलेगा। और वहीं पर अगर आप लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं या आप एक JN पांडे की किताब आती है सेंट्रल लॉ पब्लिकेशन की, तो उसमें पढ़ते हैं तो उसमें आपको मिलेगा इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। तो यहां पर प्रश्न है कि कौन सही है। देखिए, हमें जहां तक पता है, एज पर माई एक्सपीरियंस मैं आपको बताता हूं, इसका जो राइट आंसर है वो है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। ऐसा क्यों? क्योंकि वहां पर साफ लिखा हुआ है कि पहली बार जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, जो विधायिका परिषद थी, वहां पर 3 भारतीयों को जोड़ा गया है। एक है राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला और सर दिनकर राव, जो कहीं ना कहीं मूल वंशज हैं भारत के। तो भारतीय थे जिनको पहली बार जो विधायक की थी, जो विधान परिषद थी, उसमें जोड़ा गया, लेजिस्लेटिव काउंसिल में जोड़ा गया। याद रखेंगे ये बात। और 1833 को अगर मैं देखूं तो वहां पर तो ऐसा कुछ है ही नहीं। वहां पर तो जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से जो शक्तियों का केंद्रीकरण यानी कि सेंट्रलाइजेशन जो शुरू किया जा रहा है, जो बंगाल की तरफ आ रहा है, उसकी शुरुआत जो 1773 से हुई थी, वो चरम सीमा में पहुंचता है चार्टर अधिनियम 1833 से। क्योंकि तब जो मद्रास का गवर्नर है और जो बॉम्बे का गवर्नर है, उसकी पूरी तरह से विधायिका शक्ति छीन ली गई और सब कहां दे दी गई? वो दे दी गई बंगाल के गवर्नर को, चार्टर अधिनियम 1833 से। और याद रखेंगे 1833 से ही जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था उसका पद बदल दिया गया है। अब वो कहलाएगा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनता है विलियम बेंटिक। तो यहां पर वही प्रश्न दोबारा बन गया आपका कि अगर कोई पूछेगा कि आखिरी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था, आई रिपीट, आखिरी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था, तो वो वही था जो पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना, यानी कि विलियम बेंटिक। तो इसीलिए हम कहेंगे कि इसका जो राइट आंसर है वो है आपका इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। ये बात आपने याद रखनी है। मैं ये इसलिए लाया हूं क्योंकि हम में से काफ़ी विद्यार्थी जो होते हैं बर्णवाल की किताब ले लेते हैं, क्योंकि वो कंपैरेटिवली सस्ती आती है। तो मैं नहीं चाहता आपका कुछ भी डेटा आप तक गलत पहुंचे, इसलिए मैंने तुलना भी करी है और मैं कोशिश कर रहा हूं आपको किताबों का नाम बताने की भी। राइट, नेक्स्ट देखते हैं। अब पिक्चर में लिखा है आर्टिकल 112। अब इसका क्या संबंध है? आप जानते ही होंगे कि आज अगर संविधान में मैं अनुच्छेद 112 की बात करूं तो वहां पर यह कहा गया है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसे हम आम भाषा में बजट कहते हैं। परंतु बजट शब्द का इस्तेमाल संविधान में कहीं भी नहीं किया गया है, यह बात आपने याद रखनी है। और आमतौर पे यह बात याद रखनी है कि बजट से संबंधित जो प्रावधान हमारे संविधान में दिए गए हैं वो कहाँ दिए गए हैं? वो अनुच्छेद 112 में दिए हैं। अब प्रश्न है, मैंने यहां पर ये बजट वाली पिक्चर क्यों रखी है, आइए देखते हैं। प्रश्न है आपका, भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम द्वारा प्राप्त हुई? किस अधिनियम द्वारा प्राप्त हुई बहस करने की? पहले क्या था, मैंने अभी बताया आपको, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 से पहली बार राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला और सर दिनकर राव को जोड़ा गया है। यानी कि हमें दिख रहा है 1861 से कहीं ना कहीं भारतीयों को
प्रशासन में जोड़ा जा रहा है। फिर हल्के हल्के हमें दिखता है, क्योंकि भारतीय आंदोलन भी कर रहे हैं, आज़ादी की मांग कर रहे हैं, तो उनको कहीं ना कहीं शांत भी करना है, तो इसीलिए हल्के हल्के भारतीयों को प्रशासन की प्रणालियों में जोड़ा जा रहा है। तो हमें दिखता है जो इंडियन काउंसिल एक्ट, 3 इंडियन काउंसिल एक्ट आए थे, याद रखेंगे 3 कौन कौन से थे, 1861, 1892 और 1909। ये 3 इंडियन काउंसिल एक्ट आए थे, और 1909 वाला तो प्रसिद्ध है, जिसे हम मॉल्ले मिंटो रिफॉर्म भी कहते हैं। हालांकि अभी याद रखेंगे आप कि 1892 वाले में जो दूसरा इंडियन काउंसिल एक्ट था, 1892 वाले में भारतीयों को पहली बार जो बजट की प्रक्रिया होती है उसमें शामिल करने का अधिकार प्राप्त हुआ। ये भी आपने याद रखना है। परंतु एक बात और याद रखनी है, वो बजट में एक ही प्रश्न पूछ सकते थे। जैसे बजट प्रस्तुत किया जा रहा है तो एक ही प्रश्न पूछ सकते थे, एक ही मुद्दे पे, एक मुद्दे पे एक प्रश्न, उस पर सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछ सकते थे। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने का अधिकार उन्हें कब प्राप्त होता है, इंडियन काउंसिल एक्ट तीसरा वाला, यानी कि जिसे हम मॉल्ले मिंटो रिफॉर्म भी कहते हैं। तो यहाँ से मुझे उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। अगर आपसे प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने की इजाज़त उन्हें कब से मिली, तो आप कौन सा अधिनियम रखेंगे, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। और पहली बार उन्हें बजट में कब भाग लेने का अधिकार मिला, तो आप कहेंगे इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। तो यहाँ पर जो आंसर है वो है आपका भारत परिषद अधिनियम 1892, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। ये बात आपने याद रखनी है। तो बजट है, तो बजट से हमने बजट को लिंक कर दिया, जो वर्तमान में कहाँ बैठा हुआ है, आर्टिकल 112, और संविधान में बजट शब्द का प्रयोग कहीं पर भी नहीं किया गया है। ये बात आपने याद रखनी है। आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है जवाहरलाल नेहरू जी और महात्मा गांधी जी साथ बैठे हैं, और यहाँ पर एक आपको दिख रहा है लाहौर का सत्र, लाहौर सेशन ऑफ INC ऑफ 1929, जहाँ पर पूर्ण स्वराज की मांग जो है वो औपचारिक रूप से मान ली जाती है। पहले क्या हो रहा था कि अगर मैं बात करूं आपसे कि जो गांधी जी थे, जो गोपाल कृष्ण गोखले टाइप के लोग थे, ये लोग केवल स्वराज की मांग करते थे। अब प्रश्न है सर, ये पूर्ण स्वराज और स्वराज में क्या डिफरेंस है? देखिए, स्वराज और पूर्ण स्वराज का जो मैं आपको अंतर बता रहा हूं, उसका आधार है जो हमारे फ्रीडम फाइटर मांग उठाते थे, उस आधार पर मैं आप इसको परिभाषित कर रहा हूं। स्वराज का मतलब था कि हमारे प्रांतीय स्तर पे हमें आज़ादी दे दीजिए। जैसे उस समय प्रांत होते थे, जैसे आजकल आपको राज्य दिखते हैं, हरियाणा दिखता है, राजस्थान दिखता है, तो उस समय प्रांत होते थे। तो जितने भी लीडर थे, जैसे महात्मा गांधी टाइप, ये चाहते थे कि प्रांतीय स्तर पे हमें आज़ादी मिल जाए, चाहे जो हमारे अहम मुद्दे हैं जैसे डिफेंस है, फॉरेन अफेयर्स हैं, इस तरह के मुद्दे जो ब्रिटिशर्स हैं अपने आप देखते हैं, परंतु प्रांतीय स्तर पे हमें आज़ादी मिल जाए, हम अपना शासन प्रशासन खुद चलाएं, हमारी विधायिका खुद हो। अब ऐसा क्यों? क्योंकि गांधी जी जानते थे कि अभी भारत की ऐसी स्थिति नहीं है, भारत में लोग इतने पढ़े लिखे नहीं हैं। उस समय लिटरेसी रेट क्या था, अगर मैं 1929 की या 1920s की बात करूं तो 4%, 5%। तो इस लिटरेसी रेट में एक संविधान का निर्माण करना बड़ा मुश्किल था। तो गांधी जी को ये बात पता थी, इसलिए उन्होंने हमेशा स्वराज की मांग उठाई। अब आप, मुझे उम्मीद है स्वराज को आप समझ गए होंगे, प्रांतीय स्तर पे स्वतंत्रता, बाकी जो अहम मुद्दे हैं वो जो हमारी ब्रिटिशर्स हैं वो देख सकते हैं। इसी को टेक्निकली भी कहा जाता है डोमिनियन स्टेटस। ब्रिटिशर्स इसे क्या कहते थे, डोमिनियन स्टेटस। तो मुझे उम्मीद है मैंने आपको डोमिनियन स्टेटस भी समझा दिया है। अब देखिए होता क्या है, जो हमारा यंग ब्लड था उस समय का, 1920s की बात मैं कर रहा हूं, यंग ब्लड से मेरा मतलब है सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू। ये लोग कभी भी नहीं चाहते थे कि हमें केवल प्रांतीय स्तर पे स्वतंत्रता मिले। ये चाहते थे कि हमारी जो स्वतंत्रता है वो पूर्ण होनी चाहिए, पूरी तरह से। परंतु जो बड़े थे वो लोग नहीं चाहते थे, गांधी जी टाइप। परंतु अंत में हमने देखा कि जो लाहौर का अधिवेशन होता है उसमें जवाहरलाल नेहरू या सुभाष चंद्र बोस की जो मांग थी कि पूर्ण स्वराज की, यानी कि डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, अब एक देश का दर्जा चाहिए, तो वो मांग स्वीकार ली गई। यानी कि अब गांधी जी या कोई भी हैं वो भी अब पूर्ण स्वराज की मांग के लिए खड़े हुए। तो मुझे उम्मीद है अब आप समझ गए होंगे कि पूर्ण स्वराज से क्या संबंध है, और जो
ये लाहौर का जो अधिवेशन था 1929 का, इसमें पहली बार ये पूर्ण स्वराज औपचारिक रूप से पारित हो जाता है, पास हो जाता है। इसी उपलक्ष्य में ये घोषणा की जाती है कि हर 26 जनवरी को आने वाला, यानी कि 1930 से जो शुरू होगा, हम हर 26 जनवरी को क्या बनाएंगे, पूर्ण स्वराज दिवस, यानी कि भारत की आजादी। अब इसीलिए आप देखते हैं कि जो हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949, आप ध्यान दीजिएगा, संविधान हमारा कब बनकर तैयार हो गया? 26 नवंबर 1949, यानी कि 1949, परंतु उसे लागू किया जाता है 2 महीने पश्चात, यानी कि 26 जनवरी 1950। ऐसा क्यों? क्योंकि ये 26 जनवरी को, जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो लाहौर का सत्र था इसमें तय हुआ था, पहले तो पूर्ण स्वराज की मांग तय हुई थी, इसीलिए इन्होंने कहा था कि हर 26 जनवरी को हम क्या बनाएंगे, पूर्ण आज़ादी। इसीलिए रावी नदी के तट पर आप जानते ही हैं एक ध्वज फहराया गया। कौन सी नदी के तट में? रावी नदी। तो यहां से आपको 2 बातें समझनी है। जो स्टोरी मैंने बताई है कि पूर्ण स्वराज क्या है और स्वराज क्या है, उसका अंतर। आईएनसी का जो सत्र है 1929 वाला, वो क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों महत्वपूर्ण है, ये पता होना चाहिए। और गांधी जी लोगों की जो शुरुआत में क्या मांग थी, मतलब प्रांतीय स्तर पे वो स्वतंत्रता चाहते थे, बस यही। ठीक है, तो यहां पर देखिए एक प्रश्न आपका है, प्रश्न है कि केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा बाइकैमलिज्म बनाया गया, द्विसदनी बनाया गया। अब देखिए द्विसदनी क्या होता है, बाइकैमलिज्म क्या होता है। बाइकैमलिज्म क्या वर्तमान में हमें दिखता है? बिल्कुल दिखता है। केंद्र में दिखता है, राज्यों में केवल 6 ही राज्यों के पास ये दिखता है। अर्थात इसका उदाहरण है, अगर मैं केंद्र की बात करूं, संसद की बात करूं, तो वहां पर लोकसभा और राज्यसभा 2 सदन हैं, तो इसे हम कहते हैं बाइकैमलिज्म। वैसे ही मैं यूपी को ले लूं, यूपी में आपको पता है विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। इसी तरह से वर्तमान में हमारे जो 6 राज्य हैं वहां पर 2 सदन हैं, एक है यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। अगर मैं एक उत्तराखंड लूं या हिमाचल प्रदेश लूं, वहां पर आपको दिखेगा एक ही सदन है, वो है आपका विधानसभा। यानी कि 2 सदनों को कहा जाता है बाइकैमलिज्म। अब यहां पर पूछा जाए कि केंद्रीय, उस समय भी केंद्र था, आज भी केंद्र होता है, आप जानते हैं। तो केंद्र में बाइकैमलिज्म जो है, 2 सदन वाला जो सिद्धांत है, जो आज भी हमें दिखता है लोकसभा राज्यसभा, ये इसकी शुरुआत किस अधिनियम के द्वारा होती है? तो इसका उत्तर है आपका, जिसे हम मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं, रिफॉर्म भी कहते हैं, वो है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990। ये बात आपने याद रखनी है। अब ये जो भी स्टोरी मैंने बताई है, ये अभी आपके आगे भी काम आने वाली है, इसलिए मैंने स्टोरी आपको पूरी बता दी। नेक्स्ट देखते हैं, यहां पर पिक्चर देखिए, डोमिनियन स्टेटस क्या है। अब मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे, अच्छी तरह मैं समझा चुका हूं पिक्चर के हिसाब से कि डोमिनियन स्टेटस क्या है। डोमिनियन स्टेटस मतलब कि प्रांतीय स्तर पे स्वतंत्रता, आप खुद अपना काम करिए, यानी कि भारतीय खुद अपना काम करेंगे, परंतु जो अहम मुद्दे हैं जैसे फॉरेन अफेयर्स है, डिफेंस है, सिक्योरिटी है, ये सब कौन देखेगा? किंग क्वीन, यानी कि ब्रिटेन की किंग क्वीन के निगरानी में ये होगा। यानी कि पूरी तरह से आज़ाद नहीं, अभी भी कुछ फैसलों में हमें किस पे निर्भर रहना था? ब्रिटिशर्स पे। इसी को कहा गया है डोमिनियन स्टेटस। अब देखिए, देखते हैं यहां पर प्रश्न क्या है। केंद्र में द्वैत शासन व्यवस्था, डायरकी सिस्टम किस अधिनियम द्वारा लागू की गई थी? अब डायरकी क्या है, या इसको एक डायरची भी कहा जाता है, क्योंकि ये जहाँ से उद्गम हुआ है वहाँ पर इसको डायरची कहा जाता है। हालांकि भारत में इसको हम डायरकी कहते हैं, और वो कोई महत्व नहीं रखता, आप कुछ भी बोलिए, महत्व ये रखता है, इसको आपको समझना है। डायरकी क्या था? डायरकी मतलब था, जैसे मैंने बताया था कि मांग उठ रही थी कि हमें स्वराज चाहिए, गांधी जी इस तरह के जो लीडर थे। अब मांग माननी भी थी, क्योंकि कहीं ना कहीं आंदोलन बढ़ता जा रहा था, तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे बातों को माना जा रहा था। इसीलिए प्रांतीय स्तर पे एक नया सिद्धांत लाया गया ब्रिटिशर्स द्वारा, वो था डायरची का। अब डायरची में होता क्या था? डायरची में होता था कि जो भी राज्य जिन मुद्दों पे कानून बना सकता था, जैसे वर्तमान में भी आपको दिखता है, जैसे केंद्र के अपने अलग मुद्दे होते हैं, जैसे बैंकिंग, डिफेंस, ये केंद्र देखता है, वैसे राज्य के अपने मुद्दे होते हैं, जैसे पुलिस है, ज़मीन है, ये राज्य देखता है। तो उस समय क्या किया गया, जो प्रांत थे उनके जो विषय थे जिसमें वो कानून बना सकते हैं, उनको 2 भागों में बांट दिया गया। राज्यों के विषयों को 2 भागों में बांट दिया गया, एक बना ट्रांसफर्ड, एक बना रिजर्व्ड। रिजर्व में जो अति महत्वपूर्ण मुद्दे थे वो रखे गए, जैसे बजट हो गया, इस तरह का।
जैसे रेवेन्यू हो गया, राजस्व हो गया, इस तरह के कुछ मुद्दे। और जो खाली जो लोकल लेवल के मुद्दे होते थे जैसे पानी की समस्या, इस तरह के मुद्दे रख दिए गए ट्रांसफर्ड में। और ट्रांसफर्ड मुद्दे दे दिए गए किसको? भारतीयों को। और रिजर्व्ड मुद्दे दे दिए गए किसको? ब्रिटिशर्स को। अब परंतु समस्या क्या थी? ट्रांसफर्ड में भी जिसमें भारतीय अपने स्तर पे काम कर सकते थे, उसमें अंत में जो हस्ताक्षर होंगे वो तो गवर्नर के ही होंगे। तो ये कहाँ का स्वतंत्रता है? अंत में साइन तो किसने करना है? तभी वो कानून बनेगा जब उसमें गवर्नर साइन करेगा। तो ये प्रावधान दिया गया डायरची का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से प्रांतों को। तो यहां पर आप देखोगे, अब यहां पर ये आपसे पूछा गया है, प्रांतों में कहा था मैंने, पर यहां पर आप देखेंगे बाय विच एक्ट डायरची सिस्टम इंप्लीमेंटेड एट द सेंटर। मैंने अभी बोला आपको प्रोविंसेस में 1919 में दिया गया डायरची, प्रांतों में ट्रांसफर्ड और रिजर्व सब्जेक्ट। पर ये केंद्र में कब दिया गया? केंद्र में दिया गया 1935 से। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 पारित होता है, वहां पर ये जो डायरची वाला सिद्धांत है ये केंद्र में लागू होगा, ये नियम आया। तो अगेन आई विल से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से ये डायरची वाला जो तंत्र है ये लागू किया गया किसमें? प्रांतों में। और वही केंद्र में से लागू किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। ये बात आपने याद रखनी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें बहुत छोटी छोटी बारीकियां होती है, वो हमें समझनी होती है, राइट। मैं प्रयास कर रहा हूं पूरी बारीकी आपको समझाऊं। आगे देखेंगे, ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था? संघीय मतलब होता है फेडरल। फेडरल मतलब होता है, देखिए इसकी विशेषताएं तो बहुत होती हैं, फिलहाल आपने ये याद रखना है। फेडरल मतलब होता है जहां पर डिवीजन ऑफ पावर होता है। तुम अपने विषय में कानून बनाओ, हम अपने विषय में कानून बनाएंगे। वर्तमान में हमें दिखता है, बिल्कुल दिखता है। अगर आप संविधान की अनुसूची 7 देखते हैं तो उसमें हमें दिखता है कि राज्य अपने स्तर पे कानून बना सकते हैं और केंद्र अपने स्तर पे। तो ये भी एक विशेषता है किसकी? संघीय ढांचे की। शक्तियों का विभाजन होता है इसमें। तो यहां पर हम देखेंगे, तो ये जो शक्तियों का विभाजन वाली बात थी, ये पहली बार कौन से अधिनियम में दी गई? कौन से अधिनियम में दी गई? आप देखिए, ध्यान से समझिएगा। अभी आप कहेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था डायरची वाली प्रथा। डायरची में क्या था कि राज्यों के जो कानून थे, उन राज्यों के यानी कि प्रांतों के कानूनों को विभाजित किया था। यह विभाजन नहीं था कि केंद्र अपना किस में कानून बनाएगा, राज्य अपना किस में कानून बनाएगा। डायरची में विभाजन था, जरूर था, परंतु वो केवल प्रांतीय स्तर का था। फेडरल का मतलब होता है, संघीय का मतलब था कि यहां पर विभाजन केंद्र और राज्य का होगा। तो डायरची में राज्यों में ही था वो, ट्रांसफर और रिजर्व 1919 के हिसाब से। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के हिसाब से ये डाला गया कहां पर कि ये सेंटर में भी जाएगा, परंतु वो कभी गया नहीं। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में एक और नियम आया था। नियम तो काफी थे उसमें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में उसमें एक और नियम आया था कि आपने क्या करना है कि कहीं ना कहीं केंद्र अपने स्तर पे काम करेगा, राज्य यानी कि प्रांत अपने स्तर पे काम करेंगे। ये जो नियम था ये दिखाता है एक फेडरल स्ट्रक्चर को, यानी कि संघीय संघ को या संघ को दिखाता है, राइट। ये बात आपने याद रखना है, संघीय शासन को ये दिखाता है। तो ये है आज का आंसर 1935। तो ये बात ध्यान दीजिएगा कि अगर डायरची की बात होगी प्रांतीय स्तर पे तो 1919 वाला, केंद्र स्तर पे 1935, और संघीय की बात होगी तब भी 1935। याद रखिएगा, क्योंकि देखिए हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से आपको बतेरे क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि इसमें बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं। इसीलिए मैं प्रयास कर रहा हूं आपको एक एक चीज समझाने की। आगे देखते हैं। अब पूछा गया है, अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया? यानी कि जो ऑल इंडिया यूनियन या ऑल इंडिया जो फेडरेशन वाली बात थी, ये कहां से शुरू होती है? अब हमें ये समझना पड़ेगा, ये यूनियन, संघ का मतलब क्या होता है? क्या वर्तमान में हम संघ हैं, यूनियन है? इसका आंसर है यस। कैसे? अगर आप अनुच्छेद 1 आर्टिकल 1 देखते हैं संविधान का, तो उसमें लिखा है इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। राज्यों का संघ होगा भारत। अब ये संघ का मतलब क्या होता है, पहले वर्तमान में समझ लेते हैं। संघ मतलब आप जानते हैं वर्तमान में हमारे 28 राज्य हैं, 28 राज्यों का एक संघ है, ये एक साथ हैं। इसीलिए तो इनकी एक ही संसद है, अपने अपने स्तर पे इनकी विधानसभाएं हैं, बिल्कुल हैं, कोई शक नहीं।
परंतु संसद तो एक ही है, तो इसीलिए ये सब एक है, इसी को हम संघ कहते हैं। अलग अलग होने के बावजूद भी इनकी आत्मा एक है, वो है संसद। और संसद कोई भी कानून बनाएगी, कोई राज्य के पास इतनी शक्ति नहीं है कि वो मना कर देगा, मुझे नहीं करना भैया, मुझे नहीं मानना ही है। हालांकि एक राज्य था आपका जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि उसे अनुच्छेद 370 विशेष राज्य का दर्जा दिलाता था, परंतु अब वो भी अस्तित्व में नहीं है। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि संघ का मतलब क्या होता है। तो उस समय पे भी ये प्रावधान था कि संघ बनाया जाएगा। अब संघ किसका बनाया जाएगा? उस समय जो भारत था वो दो में विभाजित था। एक ब्रिटिश इंडिया, जिसमें जो ब्रिटिशर्स थे वो प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली क्या करते थे, शासन, गवर्नर बैठते थे उनके, इस तरह से कमिश्नरी बैठते थे। और एक था अप्रत्यक्ष, यानी कि इनडायरेक्ट। कैसे? जो राजा रजवाड़े थे, प्रिंसली स्टेट। प्रिंस लोग अपने लेवल पे खुद कानून व्यवस्था देखते थे, साल भर का जो लगान है, जो रेवेन्यू है, वो दे देते थे ब्रिटिशर्स को। तो उस समय का जो ब्रिटिश इंडिया था वो दो में डिवाइडेड था। ब्रिटिश कॉलोनी था एक, और दूसरा प्रिंसली स्टेट। तो ये दोनों मिलके काम करेंगे। आप कौन सा? ब्रिटिश इंडिया और प्रिंसली स्टेट। परंतु प्रिंसली स्टेट ने कभी इसको स्वीकारा ही नहीं। इसीलिए जो ऑल इंडिया यूनियन का जो कॉन्सेप्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में दिया गया था वो कभी लागू ही नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि प्रिंसली स्टेट ने कभी स्वीकारा ही नहीं। ये बात आपने याद रखनी है। तो इसका आंसर क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। जब भी आपसे पूछा जाएगा ऑल इंडिया यूनियन, अखिल भारतीय संघ कब स्थापित हुआ, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में ये प्रावधान था, परंतु ये वास्तविकता में कभी लागू ही नहीं हुआ। ये मैंने आपको बता दिया कि क्यों लागू नहीं हुआ, बिकॉज ऑफ द प्रिंसली स्टेट। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? हु प्रपोज्ड द फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय एन इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? अब देखिए, यहाँ पर बहुत से विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं। वो कोई कहता है क्रिप्स मिशन है जो 1942 में भारत आया था, कोई कहता है कैबिनेट मिशन है जो 1946 में भारत आया था। तो क्या है इसका आंसर? अब देखिए, इसमें एक पिक्चर अटैच कर रखी है मैंने द्वितीय विश्व युद्ध की, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है। आप जानते ही हैं 1939 से 1945 तक चला था। पहले इसको समझ लेते हैं, इसमें हुआ क्या था। डोंट वरी, मैं अंदर की स्टोरी नहीं बता रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ इसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण बात होती है, होने को तो काफ़ी होती है, परंतु अभी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट है। वो है द्वितीय विश्व युद्ध, यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले जो विश्व में सबसे शक्तिशाली था, यानी कि ब्रिटेन, यूके, वो अब द्वितीय विश्व युद्ध से शक्तिशाली नहीं रहा। इतना कर्जा हो गया था उस पर। अब शक्तिशाली दो नए निकल के आते हैं, एक है आपका यूएसए और एक है आपका यूएसएसआर। अब इसीलिए अब ब्रिटेन शक्तिशाली नहीं है और यूएसए और यूएसएसआर उसको फोर्स करता है कि आपने क्या करना है, जो भी आपकी कॉलोनी है उनको आज़ाद करिए। तो इसीलिए ना चाहते हुए भी अब ब्रिटेन को अपनी कॉलोनीज़ को आज़ाद करना पड़ा। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि एवरी कॉइन हैज़ टू फेसेस, हर सिक्के के दो पहलू हैं। विश्व युद्ध में बहुत लोगों की जान गई, परंतु ये भी सत्य है कि बहुत सारी जो कॉलोनीज थे उन्होंने अपनी स्वतंत्रता पाई बिकॉज ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, राइट। तो आइए आगे देखते हैं। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर से यहाँ से हमें क्या समझ में आ रहा है, ये लॉजिक बनाता है कि अब प्रेशर किस पे हो गया, ब्रिटेन पे, क्योंकि ब्रिटेन पे इंटरनेशनल प्रेशर है, क्योंकि एक नए सुपर पावर बाहर आ गए हैं, यूएसए और यूएसएसआर। अब ब्रिटेन क्या करेगा, भारत को आज़ादी देगा। इसीलिए ब्रिटेन क्या कर रहा है, अब 1942 में क्रिप्स मिशन भेज रहा है कि चलो भैया इनको संविधान सभा बनाने दो, जब ये अपनी संविधान सभा गठित करेंगे तो संविधान बनाएंगे और हम भारत को आज़ादी दे देंगे। परंतु क्रिप्स मिशन जब भारत आता है तो तब मांग उठती है कि भैया 2 संविधान सभा चाहिए और 2 हमारे देश बनने चाहिए, इंडिया पाकिस्तान। परंतु क्रिप्स मिशन ये बात तो मान लेता है कि दो डोमिनियन स्टेट बनेंगे। डोमिनियन स्टेट मतलब एक पाकिस्तान बनेगा और एक इंडिया बनेगा, परंतु संविधान सभा एक ही बनेगी। इस तरह से क्रिप्स मिशन बताता है इन्हें, परंतु क्रिप्स मिशन हो जाता है फेल। फिर आता है कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन सफल होता है चीज़ें मैनिपुलेट करने में, और कहीं ना कहीं हमें दिखता है कि कैबिनेट मिशन के द्वारा हमें एक हमारा संविधान सभा मिलती है। अब यहाँ पर आप कहेंगे कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि हु प्रपोज द फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आप यहाँ कैबिनेट मिशन में टिक करके आ जाएंगे। नहीं, यहाँ पर टिक आप करेंगे क्रिप्स मिशन, क्योंकि शुरुआत क्रिप्स मिशन कर चुका था कि जो संविधान सभा है कि उसका निर्माण कैसे होगा, ठीक है, कि उसका फ्रेम कैसे बनेगा, क्या मतलब क्या तरीका होगा। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, आपसे कोई पूछेगा कि आपका संविधान सभा जो थी, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, वो निर्वाचित थी या मनोनीत थी,
तो आप इसका उत्तर देंगे, वो कहेंगे आप दोनों थी। जो प्रिंसली स्टेट थे वो मनोनीत थे और जो बाकी ब्रिटिश इंडिया था उसमें उसको निर्वाचित था। तो ये जो फ्रेमिंग था मनोनीत और निर्वाचित का, ये कहीं ना कहीं इसका जो बेसिक आइडिया था ये आपका क्रिप्स मिशन ने ही दे दिया था, राइट। तो इसीलिए यहाँ पर क्या आंसर होगा, क्रिप्स मिशन जो 1942 में आया था। हाँ बिल्कुल सही बात है कि वो फेल था, परंतु शुरुआत जो था, फ्रेम जो था उसी ने दिया था। ये बात आपने याद रखनी। आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया? अंडर हुम वॉज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया फ्रेम्ड। मैंने बताया कि सफल जो हुए थे इसको स्थापित करने में वो थे कैबिनेट मिशन जो 1946 में आया था। ये बात आपने याद रखनी है। कैबिनेट मिशन में 3 लोग थे, उनके नाम भी याद रखना आपने। एक तो वही थे स्टैफोर्ड क्रिप्स, जो क्रिप्स मिशन में जिन्होंने अध्यक्षता करी थी, उनको तजुर्बा था क्योंकि वो भारत आ चुके थे 1942 में, इसीलिए 1946 में उनको भी रखा जाता, उनको तजुर्बा था कि अगर फेलियर हुआ था तो क्यों हुआ था। एक थे इसके पैथिक लॉरेंस और एक थे एवी अलेक्जेंडर। 3 नाम याद रखेंगे, एवी अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस और स्टैफोर्ड क्रिप्स। ये बात आपने याद रखनी है। देखिए इजीली क्वेश्चन आज हो जाते हैं अगर आप उसे सही तरीके से अटेम्प्ट करते हैं, राइट। आगे देखते हैं, यहां पर आप देख रहे होंगे राज्यसभा। अब ये राज्यसभा क्यों रखी गई है, क्या इसका लॉजिक बनता है? तो पहले राज्यसभा को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए राज्यसभा जो है, आप अच्छी तरह जानते हैं, जो राज्यसभा में जो सदस्य निर्वाचित होते हैं, जो राज्यसभा के जो सदस्य वहाँ बैठते हैं, आप ये भी जानते हैं कि राज्यसभा में 12 सदस्य तो मनोनीत होते हैं, बाकी जो सदस्य हैं लगभग 233 वो तो निर्वाचित होते हैं। और आपको पता है राज्यसभा के 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष में रिटायर होते हैं, यानी कि एक सदस्य का जो कार्यकाल होता है वर्तमान में वो 6 वर्ष का होता है। अब इसके चुनाव कैसे होते हैं आपको पता है, राज्यसभा के जब चुनाव होते हैं तो आप और हम यानी कि जो आम लोग हैं वो भाग नहीं लेते हैं। तो भाग कौन लेता है? राज्यों की जो विधानसभाएं होती हैं वो भाग लेती हैं। राज्यों की जो विधानसभाएं हैं, मैंने विधान परिषद नहीं बोला है, विधानसभाएं बोला है, जो विधानसभाएं होती हैं वो भाग लेती हैं। ये बात आपने याद रखनी है। अब हम देखेंगे इसका लिंक इससे कैसे हो रहा है, ठीक है। तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा वेट, क्योंकि उसका अगले लेक्चर में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाए तो वो ठीक नहीं रहता। और मुझे उम्मीद है जो हम लिंकिंग कैपेसिटी लेके आ रहे हैं, ये लिंक करके आपको पढ़ा रहे हैं, मुझे उम्मीद है आपको पसंद आ रहा होगा और आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, राइट। तो आइए देखते हैं अब जो आपने देखा किस तरह से आपको पढ़ाया जा रहा है। तो आपको पता ही है कि जो पद हैं ये 7547 पद हैं आपके, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो इसमें गोयला क्लासेस की तरफ से आपको 60% डिस्काउंट दिया जा रहा है, राइट। और ये आपको मात्र पड़ेगा, जो कोर्स आपका लगभग 5000 का है वो मात्र आपको पड़ेगा 1999 का, 1999, राइट। तो आप क्वालिटी भी देख सकते हैं और प्राइसिंग भी देख सकते हैं कि प्राइसिंग बहुत जेन्युइन रखी है, क्योंकि हमारी खुद की कॉस्टिंग होती है। बस वही हमने देखा है कि आप लोगों का सिलेक्शन हो और हमारा नाम हो, इसीलिए कॉस्टिंग का ध्यान दिया। तो आपने क्या करना है, ज़्यादा देर नहीं करनी है, फटाफट हमारे कोर्स को परचेस करना है और अपनी तैयारी को बेहतर बनाना है। बिल्कुल समय नहीं गंवाना है, क्योंकि मेरिट का ज़माना है। आप जब तक सोचते हैं दूसरा वाला लॉगिन कर चुका होता है, तो ये ज़माना है मेरिट का। और यहाँ पर आप देखेंगे आपको 1999 में पूरा का पूरा आपको प्रीमियम लेक्चर्स दिए जा रहे हैं, राइट। और इसमें आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, और टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तब आपको पता चलता है आपका लेवल क्या है, राइट। यहाँ पर आप देखेंगे कि 1799 में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आपको जनरल स्टडीज़ वीडियो इस तरह से, अगर आपको टेस्ट सीरीज नहीं चाहिए तो मात्र ये आपको पड़ेगा 1799 का, ये भी आपने याद रखना है। और अगर आपको केवल टेस्ट सीरीज चाहिए ये मात्र आपको 499 का पड़ेगा, राइट। पर मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है कि आप पूरा पैकेज लीजिए, क्योंकि इतना कॉस्टली है ही नहीं, राइट। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इस तरह से हमारा जो आप जो ऐप है, हमारी जो वेबसाइट है, वहाँ पर आप लॉगिन कर सकते हैं, अपनी जो भी क्वेरीज हैं वो हमें लिख सकते हैं, हम आपको जरूर रिवर्ट करेंगे, राइट। और यहाँ पर हमारा रिजल्ट आप देख सकते हैं, ये IPS में हमने सिलेक्शन दिया है, तो आप हमारा लेवल देख सकते हैं। ये महक मैम है, ये मयंक जी हैं, राइट। आज ये IPS हैं, ये हमारे कुछ अन्य हैं, और नेक्स्ट मैं चाहता हूँ आपकी पिक्चर इसमें आए, राइट। तो बस वो प्रयास आपने करना है। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, एग्जाम रिलेवेंट जो भी एग्जाम रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट डेटा होता है ये इसमें अपलोड कर दिया जाता है, जिससे आपकी तैयारी बेहतर हो, राइट। ये हमारा फ़ोन नंबर है, 24/7 अवेलेबल है। ये मत सोचिएगा कि आपने लॉगिन कर लिया तो हम आपका फ़ोन रिसीव नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे, राइट। आपकी जो भी क्वेरीज होंगी उससे सॉल्व किया जाएगा। तो अब मुझे उम्मीद है ज़्यादा देर नहीं करेंगे, आप फटाफट लॉगिन करेंगे। और मुझे उम्मीद है ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप कमेंट करिए, क्योंकि उससे हमें प्रोत्साहन मिलता है, हम और अच्छा कार्य करते हैं, राइट।
तो यहीं से अपना लेक्चर एंड करने जा रहा हूँ। जय हिंद।